नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर स्वाति तिवारी की लिखी हुई कहानी ऋतु चक्र। डॉक्टर स्वाति तिवारी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका हैं, जो लेखिका होने के साथ साथ शिक्षाविद, समाजशास्त्री और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने साहित्य, पत्रकारिता और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुनिए उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। ऋतु चक्र चलता रहता है और हर मौसम में उसकी खास पहचान समा जाती है। कार्तिक शीत ऋतु की शुरुआत का महीना है। कितने वर्षों से वो कार्तिक स्नान कर रही है उसे याद भी नहीं। शायद जब वो 16 वर्ष की हुई थी तभी से। सासू माँ ने कहा था, कार्तिक का महीना बड़ा महीना होता है, सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठकर स्नान करना चाहिए। नई नवेली दुल्हन ही तो थी वो तब। 5 माह पहले ब्याही थी। पति 15 दिन बाद पढ़ने चले गए थे विलायत। तब सारा दिन सास बहू बस ऐसे ही परंपरागत विषय, संस्कार और खानदानी रीति रिवाजों पर बात करती रहती। पर्व व त्योहार मनाती और व्रत उपवास रखते समय काट लेती थी। यही सब परंपराओं के चुपचाप हस्तांतरण की प्रक्रिया के क्षण होते हैं। वसुधा ने भी ऐसे ही जाने कितने परंपरागत संस्कारों को कब ग्रहण कर लिया, ये उसे भी पता ही नहीं चला। चलता भी कैसे? सासू माँ ने उसे कितनी चतुराई से इन सबके चक्कर में उलझा दिया था और तब से अब तक उसका जीवन उलझता ही चला गया। सासू माँ उन दोनों कार्तिक स्नान के लिए सुबह सवेरे उठ जाती और फिर उसे भी झकझोर देती। उठ सुधा, देर हो जाएगी, सूर्य की दृष्टि पड़ने से पहले स्नान कर लेते हैं। दिन भर का थका सद्य युवा तन सोया होता है, पर कैसे बताएं सासू माँ को कि सद्य युवा मन सूर्य की दृष्टि नहीं, अपने सूरज की दृष्टि पड़ने के लिए रात भर कितना बेचैन था। और अभी अभी ही तो आंख लगी थी। वो आंखें मलती उठ बैठती। शीत का आगमन पवन के झोंकों के साथ शीत की मृदुता का आभास देता और लगता रजाई खींच दुबक कर फिर सो जाए। कार्तिक में नदियों में स्नान का महत्व है और यमुना का घाट लोगों से पट जाता है। शीत की चंचल सुरम में खनक, धरती आकाश के बीच पसरी कोहरे की चादर और ठंडे जल का स्निग्ध स्पर्श उसके सारे तन मन को तरंगित कर देता। शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सूर्य की रश्मियां पानी में चमकने लगती और तभी सासू माँ और वसुधा घर लौट आती। शुरू हो जाता एक और दिन खाली और सपाट। वसुधा को लगता, जब विलायत जाना ही था तो ब्याह क्यों किया उससे, और कर लिया था तो साथ क्यों नहीं ले गए उसे। कब तक यूं ही सासू माँ के साथ जाकर जमुना के ठंडे नीले जल में अपने तन मन को शांत करती रहेगी। सासू माँ उसकी मनस्थिति को समझती और चलते फिरते सांत्वना के साथ स्नेह की फुहारें छोड़ देती। वसुधा, भास्कर तो अभी ब्याह ही नहीं करना चाहता था, पर मैंने उसे मनाया था, जानती है क्यों? चुपचाप वसुधा आंखें उठा सासू माँ का चेहरा देखने लगती। इतनी प्यारी बहू के साथ रहने को मिलेगा। बेटे को तो जन्म देते ही प्यार करने लगते हैं, पर बहू तो 21 साल बाद देखने को मिली। उसे भी तो प्यार करने का मन था मेरा। और उसके माथे पर स्नेह से पूरा हाथ फेर देती। साल गुजर गया विलायत की चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते। सासू माँ ने 7 पीढ़ियों के पोसे हुए सब संस्कार, तीज त्योहार उसके पल्लू में कसकर बांध दिए, पर मन को बांधना वसुधा के बस में नहीं था। एक दिन पूजा की थाली सजाते सजाते जाने क्या हुआ उसे, और उसने थाली अधूरी ही छोड़ दी। नहीं करनी पूजा उसे। सासू माँ ने प्रश्न भरी वक्र नज़रों से देखा था उसे। वो छत पर जा पलंग पर पड़ गई थी। नीचे से संध्या पूजन की घंटियों के स्वर उसके कानों में पड़ने लगे थे। तो आज पहली बार सासू माँ ने अकेले ही शाम की धूप बत्ती कर ली। उसे आवाज़ तक नहीं दी। पड़ी रही वो आकाश ताकती, एकदम खाली और निस्पंद। आंखों के किनारे रुके हुए अश्रुकणों से गीले हो फूलने लगे। शरद की चांदनी में नहाकर खिला खिला चांद उसके एकदम ऊपर दिखा और वो खो गई थी उस शरद पूर्णिमा के चांद और चांदनी के खेल में। तो कार्तिक लग गया। पूरा वर्ष गुजर गया, एकदम सपाट सा वर्ष। सासू माँ अब उससे ज़्यादा बातें नहीं करती। उसकी आंखों में तैरते उन प्रश्नों का समाधान उसके पास नहीं था। चुपचाप यंत्रवत दोनों सुबह उठती, यमुना स्नान करती, दिन भर के आवश्यक काम करती और कार्तिक के पूरे होने का इंतजार कर रही होती। झिलमिलाती यमुना की तरंगों में वसुधा ने भी कार्तिक की अमावस पर दीप छोड़े,
काली अमावसी रात में भी यमुना के जल में तैरते उन असंख्य दीपों की जगमगाहट थी। और फिर रात की यात्रा शुरू हो गई। गगन की कालिमा पर सितारों के बीच चंदोवा उतर आया। अमावसी अंधेरे को लीलता हुआ पूनम का चांद, पर वसुधा के जीवन को हरने वाला सूरज अभी भी नहीं आया। वर्ष पूरा हो गया। सास बहू ने कार्तिक के जोड़े जिमा दिए। चांदी की थाली में झारेदार व्यंजन भरे गए। सासू माँ ने मालपुए का थाल भरकर युगल को दान किया तो वसुधा ने घेवर का थाल दिया। अगहन लग गया। कैलेंडर पर दिन तेजी से भाग रहे थे, पर वसुधा के जीवन का कैलेंडर जो का त्यों रुका हुआ था। अब वसुधा का मन नहीं लगता। अगहन में शीत की गति कुछ और बढ़ गई। अब मौसम ने मृदुलता को त्याग दिया था और प्रचंडता बढ़ने लगी। वसुधा का भी मन अब अपनी मृदुलता खोने लगा था। वो सासू माँ की बातों की उपेक्षा करने लगती, काम पड़ा रहता। वो उठकर कोई किताब पढ़ने लगती। न वो सजती संवरती न घर संवारती। सासू माँ उसकी मनहस्तित्व से चिंतित थीं। अक्सर कोशिश करती, वसुधा ले ये मेरी लाल चुनरी पहन ले, खूब जचेगी तुझ पर। रहने दो माँ, क्या करना है, किसे दिखाना है चुनरी। अरे चल उठ, विमला जी के घर चलते हैं। ना आप जाओ, मेरा मन नहीं है। सासू माँ चुप हो जाती। रात चिट्ठी में खूब डांट लगाऊंगी नालायक को, समझता क्या है खुद को, बेटा है तो क्या। अरे बहू का दर्द भी तो समझ में आता है मुझे। विलायत भेजने से पहले इसीलिए तो ब्याह करवा दिया था उसका। सोचा था पत्नी घर में छोड़कर जाएगा तो मन इसी देश इसी घर की देहरी से बंधा रहेगा, घर जल्दी लौटेगा। अब तो पत्र भी बस सूचना देते हुए से लगते हैं। वसुधा से पत्र की बात करके भी सासू माँ का मन डरता है। पत्र पढ़कर उसे दुखी होगा। सिर्फ एक लाइन लिखी है उस नालायक ने, माँ आशा है वसुधा तुम्हारे साथ खुश होगी। चिट्ठी उन्होंने ब्लाउज के अंदर रख ली। वे जानती हैं वसुधा ने पोस्टमैन को आते देख लिया था, पर वे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वसुधा इस बीच 2 बार मायके हो आई, पर बाबा उसे फिर छोड़ गए। समधन जी अकेली होंगी, वसुधा के बगैर परेशान होती होंगी। ऊपर वाले छज्जे में लगे खंभे से टिककर वसुधा शून्य दृष्टि से उस विलायती पेंटिंग को देखा करती, जिसमें सूट पहनकर एक अंग्रेज एक खूब घेर वाली फ्रॉक पहने अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ डांस करवा रहा है। उसे वो पेंटिंग सजीव लगने लगती। सूट पहना आदमी उसे भास्कर नजर आता, पर घेरदार अंग्रेजी फ्रॉक वाली वो बेबी डॉल सी स्त्री वैसी ही दिखती। इसका क्या मतलब लगाए वो? क्या यही कि भास्कर भी जरूर वहाँ किसी अंग्रेज लड़की के साथ यूं ही? कुछ कुछ साफ होने लगता मन में, कड़ियाँ जोड़ने लगती हैं बातों और विचारों की। वसुधा को जीवन का खालीपन सजा काटने की तरह लगने लगा था। पूरा वर्ष गुजर गया, फिर एक और वर्ष, फिर एक और। कार्तिक की अल सुबह ही आँख खुल जाती। सासू माँ और वसुधा यमुना के तट तक हो आती। पौ फटते ही वसुधा को लगता एक और दिन खाली चुपचाप सफ़ेद कैनवास की तरह फैल गया उसके जीवन में। ये कहता हुआ कि वसुधा इनमें रंग क्यों नहीं भरती तुम। सासू माँ वसुधा के सामने फैले सफ़ेद कैनवास से जीवन में सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी सी वसुधा को बेजान सा महसूस करने लगी थी। एक ही कमरे में होती तब भी उस अकेलेपन को अपनी बाईं तरफ पसरा हुआ पाती। वसुधा सोचती, कितना अजीब होता है यह अकेलापन, ये कभी घटता क्यों नहीं, लगातार विस्तार पाता जा रहा है। इतनी बड़ी दुनिया में सिर पर छत और सासू माँ के हाथ के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। कुछ भी अपना नहीं है उसका, सिर्फ हताशा के। सांझ की कलसाई सी उदासी उसके चेहरे पर फैलने लगती। सासू माँ देखती सामने बैठी आर्द्र उदास बैरागी होती चपल चंचल आँखों को, जो चितवन के डोरे डालने से पहले टूट सी गई हैं। फिर अगहन लौटा। वसुधा ने किताबों में पढ़ा था कि अगहन का महीना तो देवताओं को अति प्रिय होता है। फूलों की सुवास सबोर फैल जाती है। अपने घर के सामने नवविवाहित जोड़े की हंसी की मधुर प्रेम युक्त ध्वनि की गूंज हवाओं के साथ बहकर वसुधा के कानों में टकराती तो वह अपने हाथ कानों पर रख लेती। फिर समय पल पल क्षण क्षण आगे बढ़ने लगा। पौष तथा माघ महीना सब एक एक आते रहे। भीषण शीत लहर के बाद सूर्य का महत्व बढ़ जाता है, इसीलिए सूर्य देवता पूजनीय हो जाते। उत्कंठा के साथ उसकी प्रतीक्षा धरती को रहती है, पर क्या करे वसुधा, उसे भी तो अपने भास्कर के लौट आने की प्रतीक्षा है। सुबह सवेरे जब सूर्य दक्षिणायन हो रहे थे, वसुधा ने महसूस किया अरुणिम आभायुक्त सूर्य का मनोहारी रूप कैसा उसके आंगन की हरी हरी दूरवा पर ठहरे
ओस के बिंदुओं में दिखाई दे रहा है। उसने दूर्वा को तोड़ा, उस पर लगी ओस की नमी को माथे पर छुआया, फिर आंखें मूंद कर दक्षिणायन होते सूर्य देवता से कहा, तुम भी दक्षिणायन जा रहे हो भगवान, क्या अब उत्तरायण नहीं होगे? अगर अब उत्तरायण के लिए लौटे तो मेरे भास्कर को भी लौटा लाना। धूप में दूर्वा चढ़ाकर उसने आंखें खोली तो सामने सासू माँ खड़ी थी। वसुधा, भास्कर का कल पत्र आया है, वो अगले माह तक अपना काम खत्म करके आ रहा है। क्या? हाँ माँ, क्या सूर्य देवता ने मेरी बात मान ली? अभी अभी तो मैंने मनौती मानी है। हो सकता है वसु। जान लौटने लगी थी वसुधा में। अब उसे दुर्वांकुरों पर जमे मोती सुई की नाक पर टिके मोती से लगने लगते। और एक दिन दरवाजे पर इसी तरह खड़े थे भास्कर, बिल्कुल दुर्वांकुर की नोक पर जमे ओस कण की तरह। हेमंत ऋतु की दस्तक वसुधा के दिल और दरवाजे पर भी आकर ठहर गई। सासू माँ ने दरवाजे पर ठहर अपने सूर्यवंशी पुत्र को देखा, फिर दूरवा सी नाजुक पर तनकर खड़ी पुत्र वधू वसुधा को देखा। ओस के वे नन्हे कण अब पलकों पर आ बैठे। भास्कर, 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 तू आ गया मेरे बच्चे। भास्कर ने माँ को बाहों में समेटा, फिर चरणों में झुक गया। वसुधा जहाँ थी वहीं ठहर गई। मन कांपने लगा प्रियतम के उस मृदु स्पर्श की कल्पना से, जो बस होने ही वाला है। तो कुहासा छट गया उसके जीवन से। पर भास्कर के दरवाजे से हटते ही परछाई से अंदर आती दिखी। छल्ले की दीवार पर डांस करती पेंटिंग की सी लड़की भास्कर के पीछे पीछे माँ के चरणों में झुकी। माँ ने अनजाने ही आशीर्वाद का हाथ सिर पर रख दिया था। वसुधा ने दौड़कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। दीवार पर टंगी वो तस्वीर उसी के जीवन में उतर आई। क्या करे अब वसुधा? जमीन फट जाए तो उसमें समा जाए चुपचाप, या चीख चीख कर पूछे सासू माँ से कि तुमने अनजाने ही उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया, ये पूछे बगैर कि वो भास्कर की क्या है? कब तक पुत्र मोह में अंधी गांधारियां दुर्योधन को और कुंतियां अपने पुत्रों को सोचे समझे बगैर गलत आशीर्वाद देती रहेंगी? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति तिवारी जी की लिखी हुई कहानी ऋतु चक्र। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।